नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज की दोपहर इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको छोटी घटना कहेंगे, लेकिन ये घटना इस देश के हालात का सबसे बड़ा नमूना है। आपके साथ कुछ भी होगा, आप संदेह करें, बेईमानी हो, मक्कारी हो, चोरी हो, डकैती हो, आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। आप अपने हक की मांग नहीं कर सकते हैं। आप अपने साथ हुई चोरी की जांच पड़ताल खुद नहीं कर सकते। आपके मतों पर डाका डाला गया है, आप उस पर जांच अपने तरफ से नहीं कर सकते हैं। सरकार से मांग करेंगे जांच करने की तो वो खारिज कर देगी, अफसर से मांग करेंगे वो खारिज कर देगी। महाराष्ट्र का वो गांव मार्कड़वाड़ी, इस गांव पर हमने कल चर्चा की थी। इस गांव में आज बैलेट पेपर से मतदान होना था, लेकिन देर रात पुलिस इस गांव में पहुंचने लगती है। इस गांव को घेर लिया जाता है, पुलिस घेर लेती है और करीब करीब कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं। वहां पर जो पोलिंग अफसर होते हैं, पोलिंग अफसरों की तैनाती होती है, गांव वालों ने खुद किया होता है। पूरी कहानी हमने आपको कल बताई थी, आज हम फिर एक बार बता देंगे, उसको भी आगे रिपीट कर देंगे। वहां पर जो है मतदान अधिकारी, चुनाव अधिकारी, सबकी नियुक्ति होती है। बैलेट बॉक्स बने होते हैं, बैलेट पेपर छपे होते हैं। गांव में तंबू कनात बाकायदे, जैसे चुनाव होते हैं तंबू कनात लगा हुआ है। सारी तैयारियों के बाद मतदान रोकने के लिए कि ये मतदान अगर हो गया तो इस देश में पहला प्रमाण आ जाएगा वोट की डकैती का। अब चोरी हम नहीं कहेंगे, वोटों की डकैती। चोरी में चोर सन्नाटे से भाग जाता है, डकैती में कहता है डंके की चोट पर, बंदूक लहरा करके, असलहे लहरा करके कहता है कि हमने आपका माल चुराया है, छीना है। क्या कर पाओगे, क्या कर लोगे? आवाज उठाओगे तो बंदूक के बट से भी मारेंगे, और अगर बट से नहीं मानोगे तो आगे फिर नली बोलेगी। वही हो रहा है। वहां पर जो मतदान में लगे हुए लोग थे उनको हिरासत में लिया गया, पूरा पुलिस की छावनी बना दी गई है। 5 तारीख तक जो भारतीय न्याय संहिता आई है, बीएनएस, उसकी धारा 163, जो पहले 144 हुआ करती थी, अब 163 हो चुकी है, 163 लगा दी गई है। यानी 5 लोग भी अब इकट्ठा नहीं हो सकते हैं उस गांव में। सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। ये गांव वालों ने अपने मन से नहीं किया था। दरअसल गांव वाले पहले फरियाद लेके गए थे कि साहब हमको शक है, हमको डाउट है, हमारे वोटों की चोरी हुई है, बेईमानी हुई है, जांच लीजिए, पैसे हम देंगे, आप जांच लीजिए। तो ना, ये वो दौर है, हम मारेंगे और रोने नहीं देंगे। मारेंगे जब मन होगा, लेकिन रोने का अधिकार आपके पास नहीं है। मार खाओ और मुस्कुराते रहो। भाव को जोड़िए इस चर्चा में, कंट्रोल रूम भाव को फटाफट जोड़िए। महाराष्ट्र भाऊ, महाराष्ट्र, स्वागत है आपका। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी महाराष्ट्र में ऐसा होगा। कई बार जब उत्तर प्रदेश पर, आज ये बड़ा मतलब एक तीखे सवाल से शुरुआत मैं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में, खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं कभी भी ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि बिहार तो फिर भी क्रांति की भूमि है। आज दर्शकों को भी कड़वा लग सकता है। उत्तर प्रदेश में लाठी खाक घर में बैठने के आदी हैं लोग। वहां लोगों के हक पर जबरिया डाका डाल दिया जाता है, उनको कुचल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार लाठी खाते हैं बाहर निकलते हैं तो, और जब कांवड़ लेके निकलते हैं तो फूलों की वर्षा उन पर होती है। ये उत्तर प्रदेश में आम है। महाराष्ट्र की, जितना मैंने महाराष्ट्र को समझा आपके ही जरिए, मुझे लगता था कि महाराष्ट्र में कभी पुलिस प्रशासन और नेता इस स्तर पर आ ही नहीं पाएंगे कि वो कभी भी दमन करे, कुचल दे वहां के पब्लिक को, जनता को, आम आदमी को। लेकिन अब ये वहां पर भी हो गया है। क्या मान लें कि योगी मॉडल पहुंच गया है, गुजरात लॉबी का स्टाइल वहां लागू हो गया है, अब वहां पर भी कोई आवाज नहीं उठा पाएगा, महाराष्ट्र में भी? देखिए आशीष जी, कल भी दोपहर को हमने इस बात पे चर्चा की थी कि ये मार्कंडवाड़ी में जो हो रहा है ये एक चिंगारी है और ये बहुत बड़ी आग पकड़ेगा। ये देश में शायद भारत के आजादी के बाद पहली बार हुआ है। और तब मैंने, मेरा कार्यक्रम आपने ठीक से देखा तो खैर मैंने एक आशंका जरूर जताई थी, बशर्ते प्रशासन ये करने दे। और वही हुआ। मैं महाराष्ट्र जो आपको बताता हूं, या महाराष्ट्र की जो मैं बखान करता हूं, वो वाकई एक अद्भुत राज्य है। लेकिन जहां जहां डबल इंजन की सरकार है
वहां एक ही पैटर्न, गुजराती पैटर्न लगातार लागू हो रहा है। और इस गुजराती पैटर्न में दमन, दमन और दमन, चाहे आपके प्रश्नों का हो, चाहे आपके विरोध का हो, चाहे आपकी समस्या का हो, दमन आपको करना, आपका होना है। एक ऐसे समाज की तरफ हम लेके जा रहे हैं कि जहां आप आवाज ही नहीं उठा सकते। अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था जब रिट पिटीशन रिजेक्ट हो गई। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो लोग हार जाते हैं वो ईवीएम का रुनार होते हैं और जीतने वाले चुप हो जाते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सोलापुर जिले की, जिसमें ये मरकटवाड़ी गांव आता है, ये विधानसभा क्षेत्र है मालशिरस। मालशिरस विधानसभा में राष्ट्रवादी शरद पवार के पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया। हाँ। जानकर चुनाव जीत गया। उसने बीजेपी के पुराने विधायक को हराया। अब ऐसे में हाँ, सातपुते को, ऐसे में ये नहीं कह सकते कि ये जीतने वाला रो नहीं रहा। उस गांव को बड़ा ताज्जुब लगा कि जो गांव पूरा की पूरा, करीब करीब पूरा गांव मार्कंडवाड़ी जानकर और मोहिते पाटिल का समर्थक है। जानकर और मोहिते पाटिल ने उस गांव के लिए बहुत किया है और गांव ने हमेशा साथ दिया है। जब चुनावी मशीन से आंकड़े निकले तो इस गांव को ताज्जुब लगाया कि जानकर को मात्र 843 वोट मिले और सातपुते को 1003 मिले। तो करीब करीब 150 का लीड सातपुते को मिला। ये कैसा मिला? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए जानकर का चुनाव जीतना उनके लिए अपनी जगह ठीक था, लेकिन मशीनी गड़बड़ तो हुई है। हमारे गांव में अन्याय हुआ है। उस गांव ने तय किया कि हम अपना बैलेट पेपर पे चुनाव करके देखेंगे। तो वाकई का जनाधार घट गया। करीब करीब 1900 2000 के करीब करीब वोटर्स है उसमें, उस गांव में 1900 वोटर्स ने मतदान किया। तो उनने उसी हिसाब से 2000 बैलेट पेपर छपवाए क्राउड फंडिंग से, आपस में मदद से, और तहसीलदार को अप्रोच किया कि क्या आप रिटर्निंग ऑफिसर बनेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई, नतीजे भी आ गए और तुम्हारे लोग जीत भी गए, अब किस बात का रोना। उन्होंने कहा रोना नहीं, हमारे साथ गलत हुआ है। सवाल है हमने जो मत दिया वो वहां पहुंचा नहीं, तो ये तो हमारे साथ गलत हुआ है। चुनाव जीत हार के मायने नहीं है, ये हमारे अपने मतदान की मायने है, हमारे साथ छल हुआ है। तो फिर उन्होंने तय कर लिया कि एक टेंट लगाया ओपन में, वहां बाकायदा सारी व्यवस्था की और 7 से 4 मतदान आज 3 तारीख को होना था और 4 बजे बाद गिन के 5 बजे तक नतीजे आ जाते, 6 बजे तक, 7 बजे तक नतीजे आ जाते। कम से कम एक क्लियर हो जाता कि 1900 में से वाकई सातपुते को लीड मिली या जानकर को लीड मिली। ये देखिए, ये सब उन्हीं गांव के वॉलंटियर्स है। हाँ। लेकिन जब ये बात मीडिया में आई और जब राष्ट्रीय स्तर पे आई, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन एकदम एक्टिव हुआ। और जहां तक मेरी सूचना है, जो मुझे इंफॉर्मेशन है, वो ये है सीधा दिल्ली से इसको हैंडल किया गया। अब मैं इसको मराठी में पढ़ के दिखाता हूं। मौजे मार्कंडवाडी तालुका माळशिरस गावातील सर्व मतदार बंधू भगिनींना नम्र विनंती, मंगळवार दिनांक 3 डिसेंबर 2024 रोजी मतपत्रिकेद्वारा पडताळणी प्रक्रिया पार करायची आहे। दिनांक 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदान करायचे याची नोंद घ्यावी। ये कहता है कि ये गांव है मरकड़वाड़ी, जिसका तहसील है माळशिरस। इसमें सभी मतदार बंधु और भगिनों से एक नम्र विनंती है
कि मंगलवार दिनांक 3 दिसंबर 2024 को बैलेट पेपर द्वारा, मतपत्रिका द्वारा चुनाव करके एक जांच करने का प्रयास कर रहे हैं। दिनांक 20 नवंबर 2024 को जो मतदान हुआ मशीनों से, उसमें मतदान करने वाले लोग इसमें मतदान करेंगे। इसकी आप नोट लीजिएगा। मतलब 2020 नवंबर को जिन लोगों ने मतदान किया वही लोग मतदान करेंगे और मतपत्रिका द्वारा करेंगे। ये क्लियर कट सूचना है। अब इसमें दो चीजें हैं आशीष। इसको कोई कानूनी वो नहीं है कि इस गांव के मतदान आने से कोई एमएलए पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। जानकारी विधायक रहेंगे, ठीक है। ये न्यायपालिका के लिए कोई जरूरी नहीं कि एविडेंस हो। ये मैं बता रहा हूं आपको। ये उनकी अपनी गांव की मनीषा है। गांव को लगता है कि हमने यदि पूर्ण रूप से समर्पण के साथ हमारे लिए जानकर ने काम किया, मोहिते पाटिल परिवार पूरा हमारे गांव के लिए लगा रहता है, उस गांव के साथ गद्दारी का टैग ना लगे, इसके लिए उन्होंने इस पे ये किया। वो अपने आप को पाक साफ लाना चाहते हैं। आप तो डकैत थे, आप तो चोर है, लेकिन हम चोर नहीं है, हम डकैत नहीं है, हमारी एथिक्स है, हम गद्दार नहीं। ये प्रूव करने के लिए वो मतदान करना चाहते हैं। तो उनकी एक मोरल विक्ट्री कि भाई देखिए, जानकर साहब से 1500 मिले, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं, और दूसरे को 400 मिले। हमारे यहाँ जानकर साहब को लीड हमने दी थी, अब मशीन जाने कुछ जाने। लेकिन सरकार डर गई, केंद्र की सरकार डर गई। महाराष्ट्र में तो कार्यवाहक सरकार है, केयर टेकिंग सरकार है, छोड़ दीजिए उसको। सरकार डर गई। सरकार किससे डर गई? ये शुरुआत है। हाँ, ये शुरुआत से भानुमति का पिटारा यदि खुल गया ना, तो हर जगह चुनाव होने लगे, हर गांव बताने लगा कि हमने लीड दिया, हमने लीड दिया, तो फिर किरकिरी हो जाएगी। इसको कानूनन कोई वैधता नहीं है, लेकिन मोरल वैधता इससे बड़ी किसके पास नहीं है। नैतिकता के पैमाने पे ये इतने उच्चांक पे जाके बैठेगा, क्योंकि नैतिकता से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं, ना चुनाव आयोग का कोई लेना देना है। और धारा 144 लगा के कर्फ्यू नुमा, मतलब धारा 144 लगाई कि 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। फिर लोगों ने ये बात भी तय कर ली, हिरासत में भी लिया है भाऊ। नहीं, लोगों ने ये बात भी तय कर ली थी कि हम एक काम करेंगे, भाई 3 लोग अंदर रहेंगे बूथ में वोटिंग करवाने वाले, और हम एक एक करके जाएंगे, रोड दे के आएंगे। तो वो 5 वाला जमाबंदी वाला मामला भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन पुलिस ने उस गांव को छावनी बना दिया, लोगों को धमकाया। मेरी कुछ गांव वालों से बात हुई वहां पे, लोगों को धमकाया, बोल गया कि इतने टाइप के केसेस लगाएंगे कि बाकी बची हुई जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे। अब उस गांव ने ये तय किया है, जो मैंने सुना, कि वो एक मोर्चा निकालकर एक जुलूस के रूप में अपना विरोध प्रकट करेंगे तहसीलदार के पास। मतलब ये है कि वर्तमान भारत में कौन कहते हैं तानाशाही नहीं है, ये तानाशाही का लेटेस्ट उदाहरण है। कि ग्राम सभा, जिसको पंचायती राज ने सबसे ज्यादा अधिकार दिए हैं, वो ग्राम सभा भी गांव के लोग भी तय नहीं कर पाते कि हम क्या करना चाहते हैं। ऊपर से दिल्ली तय करेगी कि आप क्या करोगे। और ये जो वन मैन शो है, वही तय करेगा कि मंत्री क्या बोलेगा, वही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वही तय करेगा कि पार्टी कैसी चलेगी, वही तय करेगा कि देश कैसा चलेगा, वही तय करेगा कि देश के लिए क्या ठीक है, वही तय करेगा कि अडानी सेठ के लिए क्या ठीक है, वही तय करेगा कि किसानों की कोई औकात नहीं, वही तय करेगा कि गरीब सिर्फ मरने के लिए है, 5 किलो अनाज पे हमने जिंदा रखा है। अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया था, इसके पहले कई लोग आए, भारतवर्ष पे राज करके गए। लेकिन ये जो गुलामी का नया स्ट्रक्चर जो है,
ये भयावह है। अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, सत्ता उनके हाथ में थी, लेकिन जीने का अधिकार हर एक को था। अपने अपने हिसाब से जीते थे। ये आपको अब जीने भी नहीं दे रहे। आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, ये भी सरकार तय करेगी। तो अगली बार इस गांव के पास चुनाव का बहिष्कार करने के सिवा रास्ता क्या है, मुझे बताओ। क्योंकि चुनाव करने जाते हैं, जिनको मत देते तो मत किसी और को चला जाता है। तो गांव की तरफ से सरकारी मतदान करें। जब सरकार हाँ को ही फिर तय करना है कि सातपुते को जितवाना है, हाँ, सरकार को ही तय करना है कि इस गांव में तो एनसीपी के इससे जो उम्मीदवार है उसका लीड कम करना है। भाऊ मुझे लगता है इस गांव से बेहतर जांच का कोई जरिया नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल आपने जो शुरुआत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हारने के बाद रोते हो, यहाँ पे तो जीतने के बाद वो आदमी बेनकाब करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इस मतदान पर जो कल हमने देर रात रिपोर्ट देखी, दोपहर हमने शो भी किया इस पर कांग्रेस से लेकर विपक्षी दलों की सबकी नजर थी कि इस गांव से बेसिकली ये विपक्ष तो कुछ आप खुद पंगु है, कुछ नहीं कर सकता, तो जनता पे ही नजर रखता है कि चलो एक गांव ऐसा है कुछ करके हमको देने वाला है, इस गांव के पीछे हम खड़े होकर के आगे बढ़ सकते हैं, पीछे खड़े होकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वहां बंटाधार हो गया। क्यों संसद की कार्रवाई चल रही है आज, मुझे लगता है ये गांव, इस गांव पर चर्चा होनी चाहिए थी। संसद में अब तक सवाल नहीं उठाया किसी ने, नजर सब बनाए हुए थे। क्यों लोकसभा राज्यसभा, मुझे लगता है दोनों में स्थगन प्रस्ताव आना चाहिए आज। और अगर कोई कोई सांसद, कोई विपक्ष का नेता, कोई काबिल नेता, योग्य नेता, इस देश के सारे नहीं, मुझे धरोहर ये लोग हैं। नहीं समझ में आता आशीष, मुझे ये नहीं हम्म, समझ में आता आशीष कि 2000 का गांव, हम्म, 1900 लोग मतदान करेंगे, वो हम्म, शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, मतदान करेंगे। वहां कोई कैंपेन नहीं है, वहां किसी पार्टी का बूथ लगा नहीं है, वहां कोई लट लेके एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। गांव में से किसी ने कंप्लेंट नहीं की है कि भाई साहब ये गलत हो रहा है हमारे गांव में। कहीं आवाज नहीं है, कहीं शोर शराबा नहीं है, कहीं लाउड स्पीकर नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से यदि कोई काम हो रहा है, तो वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का क्या मतलब है, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये नहीं, लोग ये लोग अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए, ये लोग अपने ऊपर का टैग धुलवाने के लिए, यदि कोई गंगा स्नान करना चाहता है, पाप मतलब किसी के ऊपर आरोप है और वो यदि उसका जाना चाहता है, उसको क्लियरिटी करना चाहता है, तो इस पर अड़ंगा लगा देते हैं। अपने बच्चियों का, छोटे बच्चियों का, 3-3 साल के बच्चियों के ऊपर शारीरिक अत्याचार होता है। इसलिए माँ बाप स्कूल के पास जाते हैं, स्कूल बोलता नहीं, माँ बाप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, हाँ, क्योंकि वो न्याय मांग रहे हैं। 3-4 महिला खिलाड़ियां जो लड़के ओलंपिक में मेडल लेती हैं, जो देश का नाम रोशन करती है, जो ओलंपिक जैसे बड़े बड़े आयोजन में, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत का राष्ट्रगान चलवाती है, क्योंकि जब मेडल मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रगान गाया जाता है। इतने बड़े लड़कियां सिर्फ ये कर रही थी कि हम पे अत्याचार हुआ, हम पे शारीरिक शोषण जबरदस्ती किया गया, हमारी एफआईआर दर्ज करो, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। हम्म, ये पूर्ण बिहार, तो आप यदि बिहार और यूपी का पैटर्न बोलते हैं, तो ये पूर्ण देश को बिहार और यूपी का पैटर्न पे लेके जा रहे हैं, ये गुजरात के पैटर्न पे लेके जा रहे हैं कि जहां बोलने की आजादी नहीं, बोला खत्म, निपटा दो। और एक लंबी लिस्ट है। या तो आप हमारे साथ हो, नहीं तो आप नहीं हो। हम्म, दो बातें हैं। आपका अस्तित्व तब है जब आप हमारे साथ हो। आप हमारे साथ नहीं हो तो आपका अस्तित्व ही नहीं है, और समय आया तो आप भी नहीं हो, फिर चाहे हम्म, हिरन पांड्या हो, चाहे लोया, जस्टिस लोया हो। हम्म। कौन सा नया तरीका है? परली, नहीं, जहां मुंडे, धनंजय मुंडे लड़े, हम्म, वहां का वीडियो भी चला है, आपने कार्यक्रम किया उस पर। हाँ, हाँ, वो कौन सा पैटर्न है? ऐसा लग रहा था कि ये वीडियो महाराष्ट्र का नहीं होते हुए यूपी में जो 9 जगह पे उपचुनाव है उनका तो नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। विपक्ष की मतदाताओं को हम आने नहीं देंगे।
हम मारेंगे पीटेंगे। नहीं तो और भाऊ यदि एक बात, उसके बाद मतदान एक पे बात। आती ही है तो मशीनें हमारे हिसाब से करेंगे, और उसके बाद मशीनों पे चिल्लाते हैं तो न्यायपालिका आपको चिल्लाने नहीं देगी। और यदि आप अपने लेवल पे, अपने ही लेवल पे खुद को पाक साफ करवाना चाहते हो, वो भी हम होने नहीं देंगे। मैं बार बार ना इसी सरकार बात का को एक करता पैसे हूँ। का खर्चा था, ना हाँ, सरकार कुछ की नहीं। मशीनरी उन्होंने मांगी थी, हम्म, हम्म, ना स्कूल को छुट्टी घोषित करवाने की बात की थी। हम्म। नहीं स्कूल की छुट्टी वगैरह तो सब होगी। अभी अभी वो बागेश्वर का जो बागेश्वर वाला बाबा है, अभी उसकी कथा हो, शिवपुरी में एक तहसील है, वहां पर कथा है, 8 दिन के लिए बच्चे नहीं पढ़ेंगे, विश्वगुरु बनेंगे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। खैर, हम इसी खबर पे आते हैं। एक अंधभक्तों के साथ बड़ी ट्रेजेडी है। वो किसी भी स्थिति में अगर कोई घर किसी ने किसी का फूंक दिया तो कहते हैं देखिए इस ठंडक में कहीं से भी कोई इंतजाम नहीं था, घर फूंक दिया, अब देखिए आराम से हम लोग जो है हाथ सेक सकते हैं, गर्मी से राहत मिलती है। तमाम अंधभक्त कह रहे हैं कि ये कैसे चुनाव करवा रहे थे, ये गांव वालों को चुनावी प्रक्रिया संपन्न करवाने का अधिकार किसने दिया, ये संविधान की बात, बहुत सारे मैं देख रहा हूं, कई कह रहे हैं ये संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं, ये अपने मन से चुनाव करवा लेंगे। तो मेरे मन में पता है क्या आया, ये मान लिया इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा ना कि हमारे जो नतीजे आएंगे वो हम लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या राजीव कुमार को जवाब देना होगा, वो भी नहीं कहा है उस गांव वालों ने। मैं तो ये मानता हूं कि गांव वालों ने चंदा मिलाया और चुनाव चुनाव खेल रहे थे। एग्जैक्टली यही मैं मान लेता हूँ कि चंदा बस बस मिलाया और बस बस कहा बस। चुनाव चुनाव खेलते हैं। तो अगर चुनाव चुनाव खेलना असंवैधानिक हो गया, तो कुछ दिन के अंदर तो हम लोग, मुझे लगता है हमारे बचपन में, आपके बचपन में सबने चोर सिपाही खेला होगा। तो अब तो वो भी चोर सिपाही नहीं खेलने गैर देंगे। कानूनी हो चोर जाएगा। सिपाही तुम कैसे खेलोगे? तुम सिपाही बने हो क्या नौकरी में? या चोर सिपाही खेलोगे तो जो चोर होगा उसको वाकई में जेल में डाल देंगे ले जाकर के। चोर सिपाही खेलना प्रतिबंधित हो जाएगा इस देश में। नहीं तो सब गांव गांव के बच्चे चोर सिपाही खेलते हैं, शहर गांव सबके। तो इनके हिसाब से तो नहीं खेल सकते, हम असंवैधानिक हो जाएगा। भाई हमारा मन है कि हम जांच लें, हमारे अपने घर के भीतर अगर हमारे अपने परिवार पर संदेह है, हम अपने परिवार की निष्ठा जांचने के लिए पंचायत बैठा लेंगे, सबको बिठा लेंगे कि बताओ भैया ये सामने जो है गीता रखी है, ये सामने अग्नि रखी है, कसम खाओ सब लोग वफादार हो कि नहीं हमारे परिवार में। तो गांव वाले यही कर रहे थे। वो गांव वाले राजीव कुमार या मोदी पे थोड़ा सवाल उठा रहे थे, वो अपनी वो निष्ठा कोर्ट प्रूव नहीं जा कर रहे रहे थे। थे, वो नतीजे लेके कोर्ट नहीं जा रहे थे। हाँ, वो हाँ, नतीजे सिर्फ जानकर को दिखाते कि देखिए जानकर साहब, गांव आपके साथ है, आप हाँ। हमको गलत हाँ, मत समझो। फिर ये आप डरे विधायक हैं क्यों? हमारे, हाँ हाँ, हाँ, आप हमारे विधायक हैं, आप गलत मत समझिए। गांव तब भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है। हाँ। गांव ने गद्दारी नहीं की, यही जानकर को बताना था उनको। हम्म। तो जानकर गांव वालों के बीच में ये इसलिए आए कि इनकी चोरी पकड़ी जा रही है। हाँ। और जो मूर्ख पूछ रहे हैं संवैधानिक अधिकार क्या है, तो ग्राम सभा को यह अधिकार है। ग्राम सभा अपने आप में बहुत कल ताकतवर है, उसको ग्राम सभा संविधान। ने यदि यह प्रस्ताव पारित किया कि हाँ, कितने लोग वर्तमान विधायक जानकर जी को पसंद करते हैं हाँ। हम्म, या बीजेपी के विधायक को पसंद करते हैं हाँ। जो चुनाव हारे, हम्म, अपनी पसंद नापसंद तय करने का अधिकार गांव को है। ग्राम सभा ये कर सकती है प्रस्ताव पारित करके। हाँ। ग्राम सभा गांव की सरकार है। सही ग्राम मायने सभा। में जो हाँ। संविधान की दुहाई देते हैं, उनके कभी जीवन में उन्होंने संविधान की किताब नहीं देखी, संविधान पढ़ा नहीं, हम्म, उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता नहीं। हम्म। उनमें से कई अंधभक्त ऐसे थे, बोले बोले वो चुनाव हारा तो रो रहा है। हाँ, हाँ। एक ने अभी भी कमेंट लिख किया रहे हैं। कि अरे रोहित पवार इस्तीफा दे के देख, इस्तीफा दे तो फिर करेंगे हम्म, चुनाव। अरे तू कौन होता रे बोलने वाला? रोहित हम्म, पवार इस्तीफा दे तो बैलेट पेपर पे, अरे मैं बोल रहा हूँ रोहित पवार पूरा विपक्ष रिजाइन कर देगा हम्म। पार्लियामेंट से। ये चुनाव अनाउंस तो करे कि बैलेट पेपर से हो रहे हैं। हाँ। चुनाव आयोग जिस दिन कहे बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, पूरा विपक्ष
इस्तीफा देकर बैलेट पेपर से चुनाव करवा के जीत के आएगा और बताएगा कि हम आ गए कि नहीं आ गए। खैर ये क्योंकि जो है, विरोध जो के लिए भी है। विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करना है। दरअसल मार्केट वाड़ी जो गांव है, इससे इसलिए डर गए, बाकी सब कुछ गांव वाले अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे थे, लेकिन लेकिन एक गांव गांव वालों ने का कईयों का भला कर दिया। सेटिस्फेक्शन। देखिए इस गांव हाँ ने कितनों का भला कर दिया। जितने हाँ ट्रोलर बैठे हुए थे, जो बेचारे ₹1.5 लेके अपोज करते हैं हर चीज को ट्विटर और इस पे, जैसे ये ट्विटर पे किसने लोड किया कल का प्रोग्राम आपका, हम्म उसके बाद ये ₹1.5 पर ट्वीट वालों की जिंदगी बन गई। बेचारों ने सब एक कमाई हो गई उनको, हर एक को। नहीं, आगे भी उनको मौका मिलेगा। इस गांव ने भाऊ बहुत बहुत यही नहीं नहीं नहीं, अरे कार्यक्रम। मैं तो कहता हूँ न्यूज लॉन्चर का हर प्रोग्राम उनके लिए ₹1.5 है। सबने देखना चाहिए। नहीं, लेकिन खैर इस गांव को अभी भी मतदान नहीं हो पाया है, लेकिन इस मार्कड़वाड़ी गांव को हम सलूट करते हैं। इस गांव में न कोई चंद्रचूड़ है, न कोई राजीव कुमार है, लेकिन इस गांव को सलूट करते हैं। हमने कई बार कहा है कि हमने गलती से कभी सलूट कर दिया था, उसका प्रायश्चित हम आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। अतुल कुलकर्णी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है शायद वहां पे, हम्म जो मैं गलत नहीं हूं तो एसपी है हम्म सोलापुर जिले हम्म के। हम्म उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया कि वहां लॉ एंड हम्म ऑर्डर का बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, हम्म टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने बताया कि हाँ लॉ एंड हाँ ऑर्डर हाँ का बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हमने वहां पे धारा 144 लगाई है। हाँ मुझे लगता है अतुल कुलकर्णी को सीधा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना देना चाहिए महाराष्ट्र का। हाँ पूरी मतलब इतना कॉशियस आईएसपी, मैं सैल्यूट करता हूं उसको। एक एक गांव पे पोनी नजर है, लोग बैलेट पेपर क्या इकट्ठा कर लेंगे, इससे लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो जाएगा। इतनी पेनी नजर रखने वाले आदमी को महाराष्ट्र का डीजी बना देना चाहिए, सीधा प्रमोशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से डीजी। ये उससे क्या होगा, अफसर जो है ना महाराष्ट्र में छोटे छोटे गांव में भी होने वाले अपराध रुकेंगे, नहीं, छोटे छोटे इन अपराध होने वाले अफसरों रुकेंगे। भाऊ इन अफसरों पर एक एक आखिरी सवाल मैं क्लोज कर रहा था, लेकिन अब जब आपने इस कुलकर्णी का नाम ले लिया तो एक जरूरी है। डीजी वो मैडम शुक्ला मैडम, कुलकर्णी से वहां से लेकर के, वो तो ये कुलकर्णी तो नमूना है। नमूना मतलब सैंपल, नमूना मतलब वो वाला नमूना नहीं कि आदमी को बिक टेढ़े मेढ़े आदमी कह देते हैं नमूना है, वो वाला नहीं, सैंपल वाला नहीं कह दे कि हमको नमूना बोल दिया। नहीं नहीं, ये पूरा सैंपल, महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन ही नमूना हो गया है। जो दूसरी हाँ बात नमूने की तुम कर रहे हो। हाँ, वो वाला नमूना हो गया। तो हाँ, ये अफसर, मुझे तो लगता है कि सबसे पहले इस देश में अगर शुद्धिकरण की जरूरत है, जहां से भी कभी आंदोलन शुरू हो, शुद्धिकरण की अगर जरूरत है, यहाँ पर शुद्धिकरण कैसे होता है, अखिलेश यादव मंदिर में चले गए तो वहां गंगा जल से धो। इस देश को पूरे गंगा जल से धोने की जरूरत है, शुद्धिकरण की जरूरत है। और इन अफसरों को, भले ही मैं कह रहा हूं अनपढ़, एक बार चला ले जिला और जो है तालुका और सूबा, इन सबको मुझे लगता है कि एक बार घर बिठाने की जरूरत है। ये तलवे चाट रहे हैं, बताइए इस संविधान की धज्जियां जिस देश में नौकरशाह तलवे चाट रहे हो, नहीं नहीं, ये वाकई हम में तो आपत्तिजनक शब्द हो जाएगा। सोलापुर में एक मुकदमा हो जाएगा, लेकिन ये संविधान सब कॉमेडियन बन गए हैं जो आपके संविधान सब। संविधान संविधान जिस 3 चीजों पे खड़ा है, हम्म कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका संविधान को खत्म करने के लिए काम कर रही है, हम्म कार्यपालिका जिसको ये काम रोकना है, वो विधायिका के दरबार में पैरों में घुंघरू बांध के मुजरा कर रहे हैं। हम्म स्वायत्त संस्थाएं पामिलियन हो गई है बिस्कुट के चक्कर में, और न्यायपालिका ऊंग रही है। कभी झपकी खुल जाती है तो कुछ बोल देते हैं और फिर सो जाती है। इस और वो गांव भी के जानबूझ। उस बैलेट पेपर वाले आयोजन को हम्म सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ मोटो रिट पिटीशन देनी चाहिए थी। उस गांव को करने दो जो करना चाहते हैं, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दो गांव को। हम्म 1900 लोग मतदान करने आएंगे और लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाएगा।
वो भी गांव का और सामूहिक फैसला है। और उस आईपीएस अधिकारी को फिर से एक बार चेक करना चाहिए, उसने जो संविधान की शपथ ली थी, हम्म। उस संविधान के प्रति शपथ ली थी या नेताओं के नाम लेके शपथ ली थी? नहीं, एक बात है आखिर में इतना बस, और क्या कहें। लेकिन अगर इनकी सबकी जांच हो जाएगी तो 2 4 10 उस कतार से अलग होंगे। बाकी तो अब ये तलवे तलवे चाटने वाले हैं सब। और ये खुद कई बार तो इतने प्रोएक्टिव हैं कि आका खुश हो जाए। वो कौन था, मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हो जाए उस चक्कर में ये खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को क्या इतना समझते हैं ये सब। लॉ एंड ऑर्डर कौन खराब कर रहा है आज की तारीख में, अब तक नहीं बता पाए। संभल में न, संभल है उत्तर प्रदेश में, जहां पर इतना बवाल हुआ, दंगा हुआ, वहां पर जो है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन नहीं जा पाया, रोक दिया गया। कांग्रेस के डेलीगेशन को रोक दिया गया। ऐसा संभल में क्या है। मैं आपको एक बाइट दिखाऊंगा अगले कार्यक्रम में। चुनाव में बनारस में मोदी जी ने भाषण दिया था। उस भाषण में कहा था कि जहां जहां नहीं खुदा है, यहां भी खुदा है, वहां भी खुदा है। ये देखिए, ये कहां से, यही यही शेरो शायरी से इशारे मिलते हैं अफसरों को। ये भाषण का क्लिप मेरे पास से निकाला, और मैंने इसलिए किया था क्योंकि आज बदायूं में एक मस्जिद में मंदिर तलाशा जा रहा है, सुनवाई उसकी भी आज बदायूं में, मतलब हर दिन। और एक आंकड़ा अभी मैं देखा हूं, शायद 36,000 मस्जिदों में मंदिर तलाशने की आगे है। आगे मतलब 36,000 तैयारी ऐसे चल रही है। मंदिर। हाँ। तो मोदी जी ने भाषण में कहा था, यहां भी खुदा है, वहां भी खुदा है, जहां जहां नहीं खुदा है, वहां भी खुदेगा। 2022 का भाषण है, उसकी क्लिप। आज 2024 का एंड है, दिसंबर महीना। 2022 में ही खुदाई के लिए फावड़ा कुदाल इंतजाम मोदी जी ने कर दिया था उस भाषण में। वो धीरे धीरे समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, तो खुदाई बबुआ धीरे धीरे हुई। ये धीरे धीरे 2022 से अब तक उस दुरुस्त कर रहे थे, फावड़े में वो जो हत्था लगता है वो सब दुरुस्त कर रहे थे। अब धीरे धीरे जुडिशरी से लेकर के और एएसआई सब एक्टिव हो गए, तो ये खोद तो जो देंगे पूरा देश। मोदी जी का वक्तव्य एक तरफ है, हम्म। जहां नहीं खुदा वहां भी खुदेगा, हम्म। ऐसा ही कुछ वक्तव्य है उनका। और हाँ। एक वक्तव्य है मोहन भागवत जी का, हाँ। कि राम मंदिर हो गया, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने का प्रयास न करें। हम्म। वो भी इशारा था कि ढूंढो। इन इन दो, एक मिनट, इन दो स्टेटमेंट में से हम्म। यदि 36,000 मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं, तो इसका मतलब अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शटर गिराने का टाइम आ गया है। बिल्कुल। ना मोदी जी शटर डाउन। उनका सुनते हैं, हम्म। ना बीजेपी उनकी सुन रही है, ना कुछ अंध भक्त उनके कंट्रोल में रहे। या तो उनको मोदी जी के साथ खड़े होके खुदा खुदा जहां नहीं खुदा और खोदो, खुदाई खुदाई करो, ये बोलना पड़ेगा। और जो वक्तव्य उन्होंने दिया था कि राम मंदिर तो हो गया, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं, उसके हम्म। लिए पूरे समाज से माफी मांगनी होगी। खैर, पहले तो मोहन भागवत जी को, अभी यूपी तो बहुत दूर है। जहां पर नागपुर है, मुझे लगता है, मैं भौगोलिक रूप से दूरी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन नागपुर से सोलापुर बहुत ज्यादा दूर तो नहीं ही होगा, महाराष्ट्र में है। नहीं नहीं है, वो कर्नाटक हम्म। बॉर्डर है, ये हमारा मध्य प्रदेश बॉर्डर है। हम्म। करीब करीब 1,000 किलोमीटर दूर आता है सोलापुर नागपुर। अच्छा, 1,000 किलोमीटर की दूरी है। हाँ, लेकिन जब बांग्लादेश की हिंदुओं पे अत्याचार की जो अ, गर्मी है, तपिश है, हाँ। वो हाँ। तपिश यदि नागपुर समझ सकता है, तो मार्कंडवाड़ी के लोगों की जो वेदना है, वो तो बहुत जल्दी समझनी चाहिए संघ को, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। वहां बैठा हुआ है संघ, संघ के प्रमुख बैठे हुए हैं, तो उनको एक बार इस गांव का हाल चाल ले लेना चाहिए कि ये कैसे जो है कुचला जा रहा है लोकतांत्रिक अधिकारों को, गांव की सरकारों को। ये गांव की सरकार हम लोग कहते हैं इसको, और हम ही लोग नहीं कहते हैं। गांव की सरकार ही होती है, वो छोटी गांव की सरकार होती है। गांव की सरकारों को और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का सिलसिला ये शुरू हुआ है। तानाशाही का ये सबसे विकृत रूप होता है।
ये बस गौर कीजिएगा। लोग कहते हैं तानाशाही तानाशाही, तानाशाही किम जोंग की तानाशाही हो, सद्दाम हुसैन की तानाशाही हो, उस तानाशाही से भी ज्यादा विकृत रूप तब तानाशाही का होता है जिसमें अदृश्य तानाशाही होती है। अदृश्य तानाशाही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो दुनिया भर में डंका भी बजाता है और अपने लोगों की लंका भी लगाता है। तो ये अदृश्य तानाशाही का सबसे खतरनाक स्वरूप होता है, सबसे खतरनाक नतीजा होता है। कल दोपहर हम फिर मिलेंगे, कार्यक्रम यही होगा, भाऊ साथ होंगे, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। इजाजत दीजिए, नमस्कार।